Hello everybody, welcome to Science Spectrum. I am Sakshi Arora and this is going to be our third video for the chapter 1 of polar brews. In the last class, we discussed about ionic bonding and covalent bonding and also about this one simple fact कि आखिर atoms के बीच में bond बनता ही क्यों है, ज़रूरत क्या है bond formation की. We discussed about it, right? And today we are going to discuss a little more about covalent bonds. सो बेसिकली कोवलेंट बॉन्ड जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं वो दो टाइप के होते हैं. एक होता है अपना नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो दोनों आइटम्स के बीच में बिल्कुल इक्वली डिवाइडेड होती है क्योंकि हमारे दोनों आइटम्स एक दूसरे से बिल्कुल सिमिलर होते हैं. दैट मीन्स जब कोवलेंट बॉन्ड दो सिमिलर आइटम्स के बीच में बनता है तो हम उसको बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. लेकिन अगर इसकी करेक्ट डेफिनेशन देखें तो वो यही होगी जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों आइटम्स के बीच में इक्वली डिवाइडेड होती है तो उस बॉन्ड को हम बोलते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. और दूसरी तरफ बात आती है दो ऐसे एटम्स की जो एक दूसरे से बिल्कुल डिसिमिलर हैं. कोवलेंट बॉन्ड जब दो डिसिमिलर एटम्स के बीच में बनता है तो उसको हम बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अब यहाँ पे बॉन्ड को पोलर क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड में किसी एक साइड पर शिफ्ट रहती है. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि तो जो अलग अलग एटम्स हैं हमारे पास उस बॉन्ड को बनाने के लिए उनमें से एक एटम जो होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और दूसरा एटम जो होगा वो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी और कुछ नहीं है बल्कि एक एटम की कैपेसिटी है या एटम की कैपेबिलिटी है टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स इटसेल्फ. वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कितना ज्यादा खुद की तरफ अट्रैक्ट कर सकता है उसी एबिलिटी को या उसी टेंडेंसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. और जो जितना ज्यादा शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है वो एटम या वो एलिमेंट उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है. अब बड़ी सिंपल सी अगर बात समझने की कोशिश करें, जो भी एटम्स फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास खींचकर अपना ऑक्टेट को कंप्लीट कर पा रहे होंगे वही इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पा रहे होंगे. तो अगर हम बात करें क्लोरीन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की, फ्लोरीन की, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इनको बहुत ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की लगी रहती है ताकि अपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फुलफिल कर पाए. अब बात करते हैं कि पोलैरिटी एक्चुअली होती क्या है. पोलर कोवलेंट बॉन्ड हम बोल तो रहे हैं बट व्हाट इज पोलैरिटी? तो बेसिकली जब शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं, वो किसी एक तरफ अट्रैक्ट हो रहे होते हैं ज्यादा, तो उस एटम के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है. और दूसरा एटम जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने से दूर जाता हुआ देख रहा होता है, बेसिकली जो कम इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होता है उसके ऊपर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो ये जो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं एटम्स के ऊपर बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, उसी को हम बोल रहे हैं पोलैरिटी. तो पोलैरिटी का जो एग्जिस्टेंस है वो ये सेपरेशन ऑफ चार्जेस की वजह से आ रहा है. पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक तरफ और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अगर मुझे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को दिखाना हो कि किस तरफ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ले जाया जा रहा है, अब हम बात करते हैं कि अगर हमें डायरेक्शन दिखानी हो बॉन्ड पोलैरिटी की किसी भी मॉलिक्यूल में तो हम किस तरीके से दिखाएंगे. फॉर एग्जांपल बात करते हैं HCl की. अब हमें पता है कि HCl में जो Cl है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो Cl की तरफ ही ज्यादा अट्रैक्टेड होंगे. तो जो बॉन्ड पोलैरिटी होगी वो इसी डायरेक्शन में जारी होगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है. तो अगर हमें दिखानी होगी तो हम बॉन्ड पोलैरिटी की डायरेक्शन ऐसे दिखाएंगे. ये जो एरो है ये इंडिकेट करता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में एरो हमारा होता है. मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हमारा ये एरो मिलेगा और ये जो टेल वाला पोर्शन है ये हमारा लेस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के ऊपर मिलेगा. सो दिस इज हाउ वी शो द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड पोलैरिटी. हमने बात की है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, जैसे CC का बॉन्ड, CH का बॉन्ड, ये सारे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड हैं. हमने बात की है पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में, जैसे कि NH का बॉन्ड, जैसे कि OH का बॉन्ड. हमने बात की है आयनिक बॉन्ड्स के बारे में, जैसे कि KF का बॉन्ड, NaCl का बॉन्ड. ठीक है, तो अगर हम बात करें बॉन्ड्स की तो हम इस तरीके से स्केल पे बॉन्ड्स को शो कर सकते हैं जहाँ जिसके एक एक्सट्रीम पे होगा हमारा आयनिक बॉन्ड और दूसरे एक्सट्रीम पर होगा हमारा नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड और इसके बीच में कहीं लाई करेगा हमारा पोलर कोवलेंट बॉन्ड. राइट, एग्जाम्पल्स मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ. तो इस तरीके से एक एक्सट्रीम पे आयनिक बॉन्ड हो जाएगा जहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है. ठीक है, और जहाँ पे कंप्लीट चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, एक के ऊपर एक कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरे के ऊपर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज होता है. बात करें नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में जहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्जेस होते ही नहीं है क्योंकि दोनों एटम्स ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं या फिर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के होते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में. और ये आते हैं हमारे बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड में
जहाँ पे चार्जेस डेवलप तो हो रहे हैं लेकिन पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहे हैं। अब बात करते हैं वापस से पोलर बॉन्ड के बारे में, जैसे कि हमारा NH का बॉन्ड, क्योंकि इसके बॉन्ड में एक तरफ पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और दूसरी तरफ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो एक नेगेटिव एंड और एक पॉजिटिव एंड होने की वजह से यहाँ पे एक डाइपोल क्रिएट हो गया है। और इस डाइपोल की साइज को मेजर करने के लिए हम डिटरमाइन करते हैं डाइपोल मोमेंट को। किसको डिटरमाइन करते हैं? डाइपोल मोमेंट को। डाइपोल मोमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसको निकालेंगे कैसे? इट इज इक्वल्स टू साइज ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। साइज ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, प्रोडक्ट होता है साइज ऑफ चार्ज और डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस का। इसकी जो यूनिट होती है डाइपोल मोमेंट की वो होती है डिबाई, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो जो डिस्टेंस होता है बिटवीन चार्जेस इन अ पोलर बॉन्ड, एक पोलर बॉन्ड में अगर डिस्टेंस ले लें हम चार्जेस के बीच का, तो वो अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। और अगर हम बात करें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन की, तो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन हो जाता है हमारा अप्रोक्सीमेटली 4.8 इंटू 10⁻⁻10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स। ये ESU किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकालें तो ये अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल जाएगा? ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल जाएगा 10⁻⁸18 ESU सेंटीमीटर। और इसी यूनिट को या इसी क्वांटिटी को 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर को ही हम क्या बोल रहे हैं? 1 डिबाई। तो बेसिकली अगर तुम्हें कोई बोले कि डाइपोल मोमेंट जो है हमारा 9.5 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर है, तो तुम समझ सकते हो कि इसको हटाकर हम सिर्फ डिबाई भी लिख सकते हैं, कि मतलब 9.5 डिबाई हमारा डाइपोल मोमेंट होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे जो डाइपोल मोमेंट के ऊपर है, जिसमें हमें पार्शियल नेगेटिव चार्ज डिटरमाइन करना है फ्लोरीन एटम पर। कौन सा एटम पर? ऑन फ्लोरीन एटम, जो कि CF बॉन्ड में है। ठीक है, बॉन्ड उसने कार्बन से बना रखा है, और इसमें जो डाइपोल मोमेंट दे रखा है वो दे रखा है 1.60 डिबाई, और जो लेंथ दे रखी है वो दे रखी है 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग। अगर डाइपोल मोमेंट इस बॉन्ड का 1.60 डिबाई है और लेंथ जो है बॉन्ड लेंथ वो 1.39 आर्मस्ट्रॉन्ग है। हमें पता है कि अगर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता फ्लोरीन पे, तो इसका मतलब है कि उसका चार्ज कितना होता? 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, राइट? इतना हमारे पास कंप्लीट नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर होता अगर पूरा नेगेटिव चार्ज फ्लोरीन पे होता तो। और जो डिस्टेंस है वो हमें दे ही रखा है, तो 1.3 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं आर्मस्ट्रॉन्ग को, विच इज 10⁻⁻10 मीटर। इसको हम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, राइट? इसको अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे इसका, तो इसका प्रोडक्ट आएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर। अब इसको हटाकर हम यहाँ पे 6.67 डिवाइड भी लिख सकते हैं। अब ये डाइपोल मोमेंट कब आता? जब उसके ऊपर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज होता, राइट? लेकिन अभी तो हमें डाइपोल मोमेंट दे रखा है, जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जिसको हमें निकालना है उसके लिए डाइपोल मोमेंट दे रखा है 1.60 डिबाई। तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज जो डेवलप हो रखा है उसको निकालने के लिए हम 1.60 को डिवाइड कर देंगे 6.67 से, और आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.24। डायटोमिक मॉलिक्यूल्स अगर है, मतलब दो ही एटम्स के अगर मॉलिक्यूल्स बने हुए हैं, तो बेसिकली उन्हीं दो एटम के बीच में जो कोवलेंट बॉन्ड होगा उसका जो डाइपोल मोमेंट होगा वही हमारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, मतलब बहुत सारे एटम से मिलकर बना हुआ मॉलिक्यूल है जिसमें बहुत सारे कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो उस केस में हमारे मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट सिर्फ एक सिंगल कोवलेंट बॉन्ड पे डिपेंडेंट नहीं होगा, बल्कि सारे कोवलेंट बॉन्ड पे डिपेंडेंट होगा। नॉट जस्ट दैट, उसके अलावा ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल पे डिसाइड करेगी कि एक्चुअली मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट क्या होगा। सो आफ्टर अंडरस्टैंडिंग पोलैरिटी, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का किसी एक तरफ अट्रैक्ट हो जाना एंड एवरीथिंग एल्स, अब हमें इतना समझ में तो आ गया कि एक तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज होती हैं और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, और जो अट्रैक्शन होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बीच में होता है। तो जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अटैक करने की बारी आएगी तो कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इलेक्ट्रॉन रिच पे अटैक कर रहा होगा या इलेक्ट्रॉन रिच इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पे अटैक कर रहा होगा। अब हम बात करते हैं ल्यूइस स्ट्रक्चर्स की। तो ल्यूइस स्ट्रक्चर्स क्या है? मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने का एक सिंपल तरीका है ल्यूइस स्ट्रक्चर्स, जहां पे मॉलिक्यूल में जो भी
एटम्स होते हैं हम उनको उनके सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं और उनके बीच में जो बॉन्ड्स हैं उनको दिखाते हैं। क्योंकि बॉन्ड एंगल्स को हम ल्यूइस स्ट्रक्चर्स में कंसिडर नहीं करते तो अप्रोक्सीमेटली सारे बॉन्ड एंगल्स हम 90 डिग्री मान के चलते हैं। बॉन्ड्स बिटवीन द एटम्स तो हम दिखाएंगे, उसके अलावा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, जिनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, उनको हम एज डॉट्स दिखाते हैं अराउंड द सिंबल, ये दिखाने के लिए कि कौन से एलिमेंट के पास कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं आफ्टर द बॉन्ड फॉर्मेशन हैज टेकन प्लेस। अब हमें पता है कि हर कोई जो बॉन्ड बनाता है वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस लाइक कॉन्फ़िगरेशन बनाने के लिए बनाता है, राइट। अगर मैं कार्बन को देखूँ तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p2। अब इसको 2p2 को 2p6 करना पड़ेगा ताकि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन मिल जाए, तो इसका मतलब उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए तो उसको कैसे मिलेंगे कि 4 इलेक्ट्रॉन्स तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो हैं उसके साथ साथ वो 4 इलेक्ट्रॉन्स और ले ले, मतलब शेयरिंग से उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स और आ जाए और उसका अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाए। तो बेसिकली कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है और 4 उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, करेक्ट। अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन की, नाइट्रोजन के पास इससे एक ही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी फिर, क्योंकि उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसके पास होता है 2p3, राइट। तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन को देखा जाए तो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि उसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर फ्लोरीन को देखा जाए तो उसको एक ही इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ेगी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि उसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बन नॉर्मल कंडीशन में 4 कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। हमें पता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते वो लोन पेयर की फॉर्म में एटम के अराउंड प्रेजेंट रहते हैं। बट कार्बन के केस में चारों के चारों इलेक्ट्रॉन मतलब 2s2 2p2, राइट। तो एक s उठ के यहाँ चला जाएगा तो इट विल बिकम 2s1 2p3। हम लेटर स्टेजेस में देखेंगे कैसे हुआ ये। तो 2s1 2p3 तो एक इसका हो गया, 3 इसके हो गए, चारों ने मिलकर 4 अलग अलग बॉन्ड्स बना लिए। तो इसकी वजह से 4 कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। कोई भी ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो कार्बन के केस में नो लोन पेयर होता है। तो कार्बन के केस में 0 लोन पेयर प्लस 4 कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन के केस में क्योंकि उसको 3 ही इलेक्ट्रॉन्स चाहिए तो वो 3 ही बॉन्ड्स बनाता है, 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स वो बनाता है। के s ऑर्बिटल में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स एक लोन पेयर की फॉर्म में नाइट्रोजन पे प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। इस तरीके से नाइट्रोजन पे लोन पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। बात करते हैं हम ऑक्सीजन की, तो वो 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाता है। ये सब मैं नॉर्मल कंडीशन बता रही हूँ कि नॉर्मल कंडीशन में इस तरीके से ही होना चाहिए। और उसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 लोन पेयर क्यों, क्योंकि 2s2 2p4 है इसका कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p4। तो बेसिकली एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये वाला होगा, ठीक है। और बाकी ये दोनों जो हैं वो ही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये 2 लोन पेयर कंपल्सरीली ऑक्सीजन पे होने चाहिए अगर नॉर्मल कंडीशन है तो, और यहाँ से 2 बॉन्ड्स बनने चाहिए। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की। फ्लोरीन एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहिए नॉर्मल कंडीशन में और 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए। 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसके पास होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, 1s2 2s2 2p5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। तो 2s2 अपना ये रहा, इसको तो काटे तो ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, ये है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इसका शेल जो है या इसका जो पीरियड है वो कौन सा है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये। तो इसका जो सेकंड शेल होगा वो इसका वैलेंस शेल हो जाएगा। अब अगर मैं बात करूँ 2p5 की तो ये दोनों इस पे लोन पेयर की तरह ही प्रेजेंट रहेंगे। तो ये 3 लोन पेयर फ्लोरीन में प्रेजेंट रहते हैं, सिर्फ यही है जो बॉन्ड बनाता है। तो इस तरीके से ये लोन पेयर की तरह डॉट्स के फॉर्म में हम दिखाते हैं और ये हाइड्रोजन से इसने बॉन्ड बना रखा है, ठीक है। लेकिन जब भी कोई भी एटम किसी भी एलिमेंट का जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं उनसे ज़्यादा या उनसे कम बॉन्ड्स बनाता है मॉलिक्यूल में, या तो उनसे ज़्यादा बना के बैठा है या फिर उतने भी नहीं बना के बैठा जितने उसको नॉर्मल कंडीशन में चाहिए, जैसे हमने डिस्कस किए हैं, तो उस केस में उस एटम को क्या दिया जाता है, एक फॉर्मल चार्ज असाइन किया जाता है उसके ऊपर। अब फॉर्मल चार्ज होता क्या है बेसिकली, मतलब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एटम के पास तब हैं जब वो बॉन्डेड नहीं है। सो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन that an atom has when it is not bonded,
और उसको अगर हम डिफरेंस निकालें किससे, टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट द एटम एक्चुअली ओन्स, इसमें से क्या माइनस करना है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट एन एटम एक्चुअली ओन्स, जो एटम के ही हैं खुद के, व्हेन इट इज बॉन्डेड, जब वो बॉन्ड हो जाएगा किसी से तो उस टाइम पे उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके खुद के होंगे, वो अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो अपना फॉर्मल चार्ज होता है। इसका फॉर्मूला हम क्या लिखते हैं, फॉर्मल चार्ज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जैसे कि हमने अभी डिस्कस किए हैं कैसे निकालते हैं, माइनस करेंगे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नंबर ऑफ लोन पेयर, एक लोन पेयर काउंट नहीं करेंगे, एक लोन पेयर में जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों को काउंट करेंगे, और प्लस इसी ब्रैकेट के अंदर आ रहा है हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक बॉन्ड जो एक बॉन्ड बन रहा है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक एटम का एक दूसरे एटम का, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे और टोटल ऐसे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स लेके उनको डिवाइड बाय 2 कर देंगे, क्योंकि एक एटम के पास एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो वही होंगे जो वो खुद शेयर कर रहा है, बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो तो दूसरा वाला एटम शेयर कर रहा है ना। हम कुछ ल्यूइस स्ट्रक्चर्स देखते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली ल्यूइस स्ट्रक्चर्स लिखे कैसे जाते हैं और फिर फॉर्मल चार्ज कैसे निकाला जाता है उनके ऊपर। अभी पहला ल्यूइस स्ट्रक्चर जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो हमारा है H2O का ल्यूइस स्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था बॉन्ड एंगल यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते नहीं है, तो ये H2O अपना है। अब मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स हैं, 2 ही लोन पेयर्स होने चाहिए ऑक्सीजन के पास, ठीक है, और ऑक्सीजन ने 2 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रखे हैं, 2 ही बॉन्ड्स उसको बनाना चाहिए, तो इसमें रिक्वायर्ड नंबर जो उसके पास होना चाहिए 2 लोन पेयर्स होने चाहिए, 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए, यही रिक्वायर्ड नंबर की फुलफिलमेंट हो रही है। हाइड्रोजन तो एक ही बॉन्ड बनाता है, तो ऑक्सीजन के ऊपर कोई फॉर्मल चार्ज इस केस में नहीं आएगा, नो फॉर्मल चार्ज। नेक्स्ट अगर एग्जाम्पल हम देखते हैं तो हम देखते हैं HOHH, तो बेसिकली H3O, ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक लोन पेयर प्रेजेंट है ना। अब मुझे पता है ऑक्सीजन तो सिर्फ 2 ही बॉन्ड्स बनाता था, राइट, और ऑक्सीजन तो 2 ही बॉन्ड्स बनाने के साथ साथ ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर्स भी होते थे, और यहाँ पे वो 3 बॉन्ड्स बना के बैठा है और एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो भाई कुछ तो फॉर्मल चार्ज इस पे आना चाहिए, क्योंकि जो रिक्वायर्ड नंबर है उससे ज़्यादा बॉन्ड्स बना के बैठा है और जितने लोन पेयर्स होने चाहिए उससे कम लोन पेयर लेके बैठा है, तो कोई ना कोई फॉर्मल चार्ज तो इसको असाइन करना ही पड़ेगा। तो अपने फॉर्मूले पे आ जाते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं ऑक्सीजन में, 6 माइनस, अब अपने पास यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2, तो 2 प्लस अब हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं, 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 यहाँ पे लिख दिए, प्लस हाफ इंटू टोटल बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6, 3 बॉन्ड्स हैं, तो 3 बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे टोटल 6, लेकिन उसमें से ऑक्सीजन के अपने कितने होंगे, वो 3 होंगे, तो 2 + 3 5, तो फॉर्मल चार्ज कितना आ जाएगा 6 - 5 मतलब +1, तो ये फॉर्मल चार्ज इस पे कौन सा आ जाता है, +1 का फॉर्मल HO की, ठीक है, ये है अपने पास। अब ये है और इसके ऊपर 3 लोन पेयर्स हैं, ठीक है, इनके पास कायदे से 2 ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, पर यहाँ पे कितने हैं 3, और ऑक्सीजन 2 बॉन्ड्स बनाना चाहिए था, पर यहाँ पे कितने बना रहा है 1, तो इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज तो डेफिनेटली होगा ही होगा। फॉर्मल चार्ज वैसे ही निकलेगा 6 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, प्लस हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है इसमें 2, एक ही बॉन्ड बना रहा है क्योंकि, तो ये हो गया 1। अब यहाँ पे 6 माइनस 6 प्लस 1, तो ये +1 करके 7 हो गया, तो 6 - 7 इज इक्वल्स टू -1, तो वेट ऑफ चार्ज भी होता है ये। अब हम बात करते हैं आपके होमवर्क की। होमवर्क अगर मैं दूँ आपको तो आपको मुझे बताना है कि NH3 में नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज होगा, NH4 में नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज होगा, और NH2 में नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा फॉर्मल चार्ज होगा, ये आपको मुझे बताना है। यहाँ पे इसके ऊपर एक लोन पेयर है, अगर मैं इसका ल्यूइस स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दूँ हर एक का, तो अगर मैं NH3 का ड्रॉ करती हूँ तो ये मेरा NH3 है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मेरा NH4 है, ठीक है, तो यहाँ पर इतना ही है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे नहीं है। और अगर मैं NH2 की बात करूँ तो ये मेरा NH2 है और यहाँ पे मेरे पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं थोड़ा कार्बन के एग्जाम्पल्स पे। मुझे पता है कार्बन नॉर्मल कंडीशन में 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, तो अगर मेरे पास है CH4, तो CH4 में 4 कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये 4 हाइड्रोजन से बॉन्ड फॉर्म करके बैठा है, तो इसका मतलब इसमें नो फॉर्मल चार्ज है। क्या है? नो फॉर्मल चार्ज। अगर मैं CH3 का एग्जाम्पल लूँ, अब मुझे पता है कार्बन तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बनाता है नॉर्मल कंडीशन पे और यहाँ पे 3 बना के बैठा है, तो फॉर्मल चार्ज असाइन होगा, और फॉर्मल चार्ज जो असाइन होगा वो 4
माइनस, क्योंकि नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और उसके अलावा माइनस करेंगे, माइनस किस में से करना है अपने को, नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नहीं, ठीक है, और हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, हाफ इंटू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अगर देखें तो 3 बॉन्ड्स, 6 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 3 और 4 माइनस 3 अपना क्या आ जाएगा, +1। अब +1 का चार्ज है, तो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जब प्लस चार्ज आ जाता है तो वो केटायन का रूप ले लेता है, लेकिन कार्बन के ऊपर जब प्लस का चार्ज आ जाता है तो वो अपना क्या बन जाता है, कार्बो केटायन। क्या बन जाता है, कार्बो केटायन, CH3, बट इसमें C के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, ठीक है। अब इसमें C के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। अब हम कैसे निकालेंगे, मुझे पता है नॉर्मल कंडीशन में कार्बन के पास 4 कोवलेंट बॉन्ड्स होने चाहिए, पर यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं प्लस एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, जो कार्बन के पास नॉर्मल कंडीशन में होता ही नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मल चार्ज है वो कैसे निकालेंगे, 4 जो कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के, माइनस उसमें से करेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 6 है, क्योंकि 3 बॉन्ड्स बना के बैठा है, और ये 3 हो गया, तो 4 - 5 कितना आ जाएगा, 4 - 5 इज इक्वल्स टू -1। तो बेसिकली यहाँ पे जो कार्बन के ऊपर चार्ज होगा वो -1 का चार्ज होगा, और ये अपना क्या है, कार्बो एनायन बन गया। क्या बन गया है, कार्बो एनायन। अब एक लास्ट केस और कार्बन का डिस्कस कर लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर है, ठीक है, अभी ये इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है यहाँ पर। अब इसका अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 कोवलेंट बॉन्ड्स बना रहा है, लेकिन कार्बन के न्यूक्लियस में तो 4 बनने चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन भी दिखा रहा है जबकि एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो फॉर्मल चार्ज कुछ होगा क्या इसके ऊपर, इसके ऊपर अगर मैं फॉर्मल चार्ज निकालने की कोशिश करूँ तो 4 माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 प्लस हाफ इंटू 6, तो 3 हो जाएगा, और 3 + 1 4 हो जाएगा, और 4 - 4 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। तो बेसिकली इसमें कोई फॉर्मल चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और जब ऐसा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कार्बन में प्रेजेंट रहता है और कार्बन के 3 बॉन्ड्स रहते हैं तो हम उसको बोलते हैं, वो स्पीशीज को हम बोलते हैं रेडिकल। और क्योंकि ये CH3 विद इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल रेडिकल, क्योंकि CH4 क्या है अपना, मीथेन है, और CH4 में से एक हाइड्रोजन निकाल दो तो बन जाता है मिथाइल, और उसको दे दो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाता है मिथाइल रेडिकल। अब आपको जो क्वेश्चन मैं दे रही हूँ होमवर्क के लिए वो ये है कि आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है CH4O का और HNO2 का, कीपिंग इन माइंड कि कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स किसके बनने चाहिए, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स किसके पास रहने चाहिए। तो आपको उसको ध्यान में रखते हुए इन दोनों का स्ट्रक्चर मुझे बना के दिखाना है, और आपको कॉमेंट्स में मेंशन करना है कि आप बना पाए या नहीं बना पाए। हम आ जाते हैं कैक्यूल स्ट्रक्चर्स पे। तो कैक्यूल स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो बेसिकली ल्यूइस स्ट्रक्चर्स की तरह ही होते हैं, बहुत सिमिलर होते हैं वो ल्यूइस स्ट्रक्चर्स से, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम शो नहीं करते, और ना ही हम सारे कोवलेंट बॉन्ड्स दिखाते हैं। जो भी एटम्स यहाँ पे कार्बन से बॉन्डेड होते हैं वो जस्ट उसके बगल में लिख दिए जाते हैं, दैट जस्ट रिटन नेक्स्ट टू इट, ठीक है। और इसीलिए इन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो ना इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना ही बॉन्ड्स को। अगर मैं इनके कुछ एग्जाम्पल दूं कैक्यूल स्ट्रक्चर के, तो जैसे कि CH3Br, ठीक है। अगर ल्यूइस स्ट्रक्चर होता तो सारे कोवलेंट बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, लोन पेयर दिखाए जाते हैं Br के बगल में, पर ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे कंडेंस्ड फॉर्म में कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन उसके बगल में लिख दिया और 3 नीचे लिख दिया, ये दिखाने के लिए कि 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हुए हैं और उसके अलावा एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है। ऐसे 3 हाइड्रोजन इस कार्बन से लगे हैं और उसके अलावा ऑक्सीजन है, और फिर एक CH3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बगल में भी लगा हुआ है। और एक लास्ट एग्जाम्पल अगर मैं देखूँ इसका, तो CH3 CH2 CH2 CH OH का होल ट्वाइस, ये सारे अपने कंडेंस स्ट्रक्चर्स या कैक्यूल स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं। Okay, so guys, that's all for today's